नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मैकियावेली के बारे में। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। पिछली बार हमने मैकियावेली के बारे में पढ़ा था। मैकियावेली के बारे में आप मैकियावेली की जो किताबें हैं उनका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 मिनट लूंगा आपकी, ठीक है। द प्रिंस इन्होंने लिखी थी। उसके बाद आपकी द गोल्डन फिर लिखी थी, मे भी शायद याद होगा आपको, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। उसके बाद द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें नागरिक सेना का क्या किया था, वर्णन किया था, ठीक है। और एक बची थी डिस्कोर्सेस, द डिस्कोर्सेस। ये किताबें आप मैकियावेली की याद रख दीजिएगा। बाकी मैकियावेली के बारे में मैंने बता दिया था कि मैकियावेली के बारे में कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से कथन कहे थे। ये सारी चीजें आप मैकियावेली की याद कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा थॉमस हॉब्स, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ यार, राइटिंग के ऊपर इशू मत करना, ठीक है। थॉमस हॉब्स। अब ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो सीधा ही आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1588 में हुआ था और 1679 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब इनके जन्म की बात करें, जन्म हुआ था इनका ब्रिटेन में। और आप देख सकते हो ना, मैकियावेली कहाँ का था, इटली का। ये भाई साहब कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, ठीक है। ब्रिटेन के एक जगह पड़ती है मालमेश्वरी। मालवेश्वरी में भी एक जगह पड़ती है वेस्टपोर्ट। ये चीजें ऐसे ना, मुझे ऐसा लगता है कि एंट्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। जन्म जरूरी है, जन्म का स्थान मुझे नहीं लगता शायद जरूरी है। अगर किस्मत खराब होगी तो वो आ जाएगा। बाकी ऐसे ही खुद की मतलब क्या कहते हैं उसको, तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए ये चीजें पढ़ना जरूरी हो जाती है। जन्म मैंने बताया 1588, मृत्यु हो गई 1679। ब्रिटेन के मालमेश्वरी के वेस्टपोर्ट में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। फिर इस साइड आप देख लीजिएगा, ये ऐसा बंदा था जिसने भय को अपना जुड़वा भाई कहा। ये चीज याद रख लीजिएगा। आ सकता है ना कि कौन सा राजनीतिक विचारक है जिसने भय को अपना जुड़वा भाई कहा। भय को अपना जुड़वा भाई कौन मानता है, तो वो मानता है हॉब्स। के पीछे की क्या स्टोरी है, ये सारी आप जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए, जब आप क्लास में बैठो, तब आप ये चीजें सारी डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी अध्ययन पद्धति के बारे में जानते हैं। अध्ययन की पद्धति कैसी थी, तो थॉमस हॉब्स जो था, इसने जो पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया, मतलब राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन किया, इसने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जो है आपकी हिस्ट्री, और दूसरा आता है हमारा नैतिकता, ठीक है। हिस्ट्री और नैतिकता के आधार पे नहीं किया, ठीक है। इस चीज को याद रखना। पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन इतिहास के आधार पे थॉमस हॉब्स ने नहीं किया, ना ही नैतिकता के आधार पे इसने अध्ययन किया। तो इसने अध्ययन के किन की सहायता से किया या किन आधारों पे किया, तो थॉमस हॉब्स ने जो है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, क्या कहते हैं हम इसे, ज्यामिति, मनोविज्ञान और भौतिकी, इनकी सहायता से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया। हिस्ट्री और नैतिकता के आधार पे तो बिल्कुल नहीं किया, बल्कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, मनोविज्ञान और भौतिकी के आधार पे किया था। और जो थॉमस हॉब्स की अध्ययन की पद्धति थी, इसको यांत्रिक भौतिकवाद, यांत्रिक भौतिकवाद अथवा वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। वैज्ञानिक भौतिकवाद भी, वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। किसकी अध्ययन पद्धति को, थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को। तो एक बात
ये लिख लीजिएगा कि थॉमस हॉब्स मानते थे ना कि जो समाज है वो कैसा है, अणु मनुष्यों से मिलकर बना है और मनुष्य क्या है, अणु की भांति स्वतंत्र है, ये इनका मानना था। तो इसके बारे में और लिख लीजिएगा, जैसे कि इनकी एक प्रमुख रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। लेवियाथन, लेवियाथन क्या है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, मतलब जितनी भी इनकी रचनाएं रही हैं सबसे प्रसिद्ध कौन सी है हमारी, लेवियथन है। लेवियथन को जो एक विचारक था ओकशोट, ओकशोट, इसने क्या कहा, लेवियथन जो है अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इंग्लिश लिटरेचर की अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना, अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना। ऑक्सफोर्ड क्या थे, विचारक थे एक, ठीक है, समकालीन विचारक। लेवियथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना किसने कहा, तो ऑक्सफोर्ड ने कहा, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और एक और रचना है इनकी थॉमस हॉब्स की, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है। डी कॉर्पोरे, ये लिखी थी 1655 में। और इसमें जो है जो थॉमस हॉब्स थे, इन्होंने एक प्रसिद्ध कथन कहा था कि जो ज्ञान का अंत है, ज्ञान का अंत क्या है, शक्ति है, ज्ञान का अंत शक्ति है, ये प्रसिद्ध कथन डी कॉर्पोरे नामक 1655 में जो पुस्तक थी उनकी, उस पुस्तक में माफ कीजिएगा थॉमस हॉब्स ने कहा था। फिर यहां तक समझ आ गया होगा, ये ना सीधे ही आपको डायरेक्ट नोट्स मिल रहे हैं। अब आपको क्या है, अगर आपने कॉपी के ऊपर उतारना है, लाइन टू लाइन लिखेगा, पढ़िएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। राज्य की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा थॉमस हॉब्स ने, जो राज्य की प्रकृति थी थॉमस हॉब्स की, एक विचारक है, 1 मिनट, थोड़ा मैं सीधा लिखने की कोशिश करूंगा। एक विचारक है बेपर, बेपर ने जो है थॉमस हॉब्स की जो राज्य की प्रकृति थी उसे क्या कहा, यांत्रिक कहा, उसे यांत्रिक कहा, ठीक है। और हॉब्स का खुद का मानना था कि जो समाज है, जो राज्य है, राज्य एक यंत्र है, राज्य एक यंत्र है, और ये क्या है, मानव निर्मित है, ये क्या है, मानव निर्मित है, क्या कहते हैं उसे, दैवीय नहीं है, ठीक है। दैवीय कैसे लिखेंगे, ठीक है, दैवीय नहीं है या प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, इतना समझ लो। राज्य के बारे में थॉमस हॉब्स ने कहा कि राज्य एक यंत्र की तरह है, मानव निर्मित संस्था है, दैवीय और प्राकृतिक संस्था नहीं है। आगे देखिएगा, इतनी सी चीज इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे। फिर जैसे मैकियावेली ने मानव व्यवहार के बारे में कहा था कि मानव व्यवहार कैसा है, स्वार्थी है, लालची है, डरपोक है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। उसी तरह मानव स्वभाव के बारे में थॉमस हॉब्स भी कहते हैं कि जो मानव का स्वभाव है, जो मानव का स्वभाव है वो कैसा है, लालची है, ठीक है, स्वार्थी है, मानव क्या करना चाहता है, यश और शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तथा जो मानव की इच्छाएं हैं वो कैसी है, मानव की इच्छाएं अनंत हैं, कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं हैं, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, पर जो ऐसे मैं मतलब पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। समाज के बारे में थॉमस हॉब्स ने कहा था कि जो समाज है वो कृत्रिम राज्य की भांति है, ठीक है। समाज जो है कृत्रिम राज्य की भांति है, मैंने कहा ना कृत्रिम है, मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। जो समाज है वो आणविक प्रकृति का है, आणविक प्रकृति का है। अब आणविक प्रकृति का मतलब आप मान के चलिए कि जो समाज है, थॉमस हॉब्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जो समाज है वो व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना है, और समाज में जो है प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। ये आणविक प्रकृति का यहाँ पे क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है।
फिर थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्राकृतिक अवस्था किसकी? थॉमस हॉब्स को पढ़ रहे हैं तो थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। जो थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी वो पूर्व सामाजिक, ये लिख लीजिएगा, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। पूर्व सामाजिक प्लस पूर्व राजनीतिक दोनों थी। पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक जो है थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी। जो प्राकृतिक अवस्था आपको पता है कि जब तक समझौता नहीं किया था मनुष्यों ने आपस में, समझौते के पहले की अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। और जो प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में क्या था? मनुष्य मनुष्य में संघर्ष था। मनुष्य कैसा जीवन जी रहा था? पशुवत जीवन जी रहा था, ये जरूरी है थोड़ा। संघर्ष था, पशुवत जीवन आदमी क्या कर रहा था? जी रहा था। और प्राकृतिक अवस्था में जो है व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था। प्राकृतिक अवस्था में दोस्तों माइट इज राइट था। MIGHT, माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब कि जो है जिसके पास शक्ति है, ठीक है, एक ही अधिकार था प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को, माइट इज राइट, यानी शक्ति ही अधिकार है, शक्ति का ही बोलबाला है, ठीक है। ये प्राकृतिक अवस्था हो गया। फिर वहीं प्राकृतिक विधि के बारे में आप बस इतना ही जान लीजिए। प्राकृतिक विधि, थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि, ज्यादा कुछ इसमें बात नहीं है, लेकिन थॉमस हॉब्स के चिंतन में जो है 19 प्रकार की प्राकृतिक विधियों का वर्णन किया गया है। 19 प्रकार की प्राकृतिक विधियों का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक विधि मतलब कि ऐसी थी उसमें जैसे कि सभी व्यक्ति क्या करेंगे? शांति स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्तियों को अपने कुछ अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और जो है आत्म सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? समझौते करने के लिए भी व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। कुछ इस तरह से 19 प्रकार की विधियां थॉमस हॉब्स ने बताई थी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये मुझे थोड़ा पहले बता देना चाहिए था, लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका आता है, सामाजिक समझौता। थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता, मैंने बता दिया। सामाजिक समझौता मतलब कि व्यक्तियों या समुदायों ने जो है आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। इसमें थॉमस हॉब्स ने एक चीज कही थी, ये चीज याद रखिएगा कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, ठीक है, मैं बता रहा हूं लिखना क्या है, चलिए। मतलब थॉमस हॉब्स ने कहा था कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दे रहा हूं, तो मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप भी अपनी शक्तियों और अधिकार जो है इस व्यक्ति को सौंपेंगे। ये सामाजिक समझौता था, ठीक है। क्या था कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति को समूह को दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपने अधिकारों का त्याग करेंगे, आप भी अपनी शक्तियां जो हैं इस व्यक्ति को देंगे। ये थॉमस हॉब्स का विचार था, ठीक है। और थॉमस हॉब्स मानते थे कि आत्म संरक्षण के लिए, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने क्या किया? अपने अधिकार जो है किसी एक व्यक्ति को दे दिए, जिससे कि क्या हुआ? राजा का पद आया, राज्य आया, समाज आया, सरकार आई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये मान लीजिए कि केवल एक ही समझौता हुआ थॉमस हॉब्स के चिंतन में, ठीक है। केवल एक समझौता हुआ और एक ही समझौते के द्वारा सरकार, समाज और राज्य क्या हुए? अस्तित्व में आए। एक ही समझौते के द्वारा सरकार, समाज और राज्य का निर्माण हुआ। जब आप आगे जॉन लॉक पढ़ेंगे, जॉन लॉक में 2 समझौते होंगे, ठीक है। पहले समझौते में समाज का निर्माण होगा, फिर दूसरे समझौते में समाज जो है सरकार का निर्माण करेंगी। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, अगर थॉमस हॉब्स का
ये जो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता है, अगर समझौता टूटता है तो व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में आएगा, व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में आएगा। अब लेकिन जो आगे जॉन लॉक आप पढ़ोगे, जॉन लॉक के प्राकृतिक अवस्था में जब कोई समझौता टूटेगा तो क्या होगा, दो समझौते ना, व्यक्ति सीधा ही प्राकृतिक अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते में अगर समझौता टूटता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में आएगा, पुनः संघर्ष और पशुवत जीवन यापन की स्थिति में वो आएगा। और जो इनके सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है, सहमति का सिद्धांत मतलब कि लोगों ने सहमति के द्वारा अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसी पर्टिकुलर आदमी को दे दिया, सहमति का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। चलिए अब आगे जो समझौते की विधि मैंने वैसे आपको बता ही दी है कि किस तरह से हुआ, कि एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज और सरकार का निर्माण हुआ। समझौते का मूल उद्देश्य मैंने बता दिया, उद्देश्य क्या था, सेल्फ प्रिजर्वेशन थी, क्या कहते हैं हिंदी में, आत्म संरक्षण, खुद की रक्षा, ठीक है, आत्म संरक्षण था। और मैंने बता दिया जब प्राकृतिक अवस्था टूटती है तो व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं, नहीं माफ कीजिएगा, जब प्राकृतिक अवस्था टूटती है तो व्यक्ति माफ कीजिएगा, अगर समझौता टूटता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में आता है। लेकिन जब प्राकृतिक अवस्था से वो समझौते में जाता है, अपने अधिकारों का त्याग करता है, अपने अधिकार सौंपता है, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं रहते, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आप एक और चीज पढ़ते हैं, सोबरनिटी, जिसे क्या कहते हैं हम, संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता। जो बोधा है, बोधा को जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोवर्निटी कहा जाता है बोर्डिंग को, ठीक है, बोंदा कहते हैं हिंदी में शायद, बोंदा नहीं बोधा, ठीक है। और जो थॉमस हॉब्स के चिंतन में जब हम जाएंगे, जब हम पढ़ते हैं तो हमें वैधानिक संप्रभुता देखने को मिलती है, वैधानिक संप्रभुता का विचार जो है थॉमस हॉब्स के चिंतन में पाया जाता है। अब जो मैंने बताया बोधा ने संप्रभुता के ऊपर कुछ नियंत्रण स्थापित किए थे, नैतिक नियंत्रण स्थापित किए थे, ईश्वरीय कानून स्थापित किए थे। लेकिन थॉमस हॉब्स के चिंतन में जो है संप्रभुता को था प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया, प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया, मीन टू से कि संप्रभुता पर किसी भी प्रकार के क्या थे, नियंत्रण उस टाइम पे थॉमस हॉब्स के चिंतन में नहीं थे। और थॉमस हॉब्स के अनुसार क्या था, संप्रभु का आदेश ही जो है विधि है, ये जरूरी चीज नहीं है। तो संप्रभुता के बारे में भी हमने पढ़ लिया। एक और चीज लिखेगा, एक सेवाइन था जो हमने मैकियावेली में पढ़ा था। मैकियावेली में हमने सेवाइन ने क्या कहा था, सेवाइन ने मैकियावेली के विषय में कहा था कि अगर मैकियावेली का जन्म कुछ वर्षों बाद होता मतलब कुछ वर्षों बाद अगर मैकियावेली का जन्म होता तो उसके विचार कुछ अलग होते। तो वही विद्वान है, इन्होंने यहाँ पे जो थॉमस हॉब्स का संप्रभुता का विचार है उसे काल्पनिक निगम की संज्ञा दी, काल्पनिक निगम कहा, काल्पनिक निगम कहा। हैंडराइटिंग के बारे में बता देना यार, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर संप्रभुता के बारे में हो गया, लिबर्टी स्वतंत्रता के बारे में भी कहा था। स्वतंत्रता के बारे में इतना ही जान लीजिएगा कि थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना क्या है, स्वतंत्रता है। ये चीज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि थॉमस हॉब्स स्वतंत्रता किसे मानते थे। ऑप्शन में आ जाएगा विधि का मौन रहना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। दो रचना मैंने बता दी, लेवियाथन और दूसरी थी डी कॉर्पोरे, ठीक है। थॉमस हॉब्स की रचनाएं, एक दिन हम क्या करेंगे, सभी विद्वानों की रचनाएं जो है पढ़ेंगे, रचनाएं आपको बता दी जाएगी। तो थॉमस हॉब्स ने सबसे पहली जो रचना लिखी थी वो लिखी थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपेनिशियन था शायद, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनिशियन वॉर। और ये क्या किया था इन्होंने, इसका ट्रांसलेशन किया था, द हिस्ट्री ऑफ
पेलोपोनेशियन वॉर की क्या की थी ट्रांसलेशन थॉमस हॉब्स ने की थी, और ये इनकी क्या थी, पहली रचना थी। और फिर दूसरी मैंने बता दी, इनकी रचना थी लेवियाथन। फिर थी इनकी डी कॉर्पोरे, ठीक है। फिर इनकी थी क्या था, एलिमेंट, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए अगली लिखिएगा। इनकी थी एलिमेंट्स ऑफ द लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, थोड़ा यार मैं भी भूल जाता हूँ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स। और एक और लिखिएगा, अरे यार इंग्लिश लिखने में और भी मतलब दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये रचनाएं थी, ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, इनका इन्होंने ट्रांसलेशन की थी, पहली रचना थी। फिर दूसरी लेवियाथन थी। फिर तीसरी डी कॉर्पोरे थी। चौथी थी एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स। और पांचवी थी डायलॉग ऑन दी सिविल वॉर। ये सारी इनकी रचनाएं थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी वेरी, एक और लगा दो यार, क्या इशू जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें था जो उनकी रचना थी लेवियाथन। लेवियाथन लेवियाथन में उन्होंने ऐसे ऐसे विचार लिखे थे जिस कारण से उनका जो हेटर था, ठीक है, आलोचक था, उनका नाम था क्लेरेंडन। क्लेरेंडन, इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका बहुत सारी डिक्शनरी भी है, बट बहुत कुछ है, मतलब ब्रिटेन में है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड कैसे लिखेंगे हिंदी में, ऑक्सफोर्ड। क्लेरेंडन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लेवियथन है इसको जला दिया था, जलाया था। ये चीज याद रखिएगा कि जलाया किसने था, क्लेरेंडन ने। कहाँ पे जलाया था, ऑक्सफोर्ड में जलाया था। ये चीज याद रखने वाली है। बाकी आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट में बता दीजिएगा, बाकी राइटिंग का बता दो यार, ठीक है। राइटिंग वैसे मुझे तो अपनी खराब ही लगती है, ठीक है। आई होप, चलिए ठीक है गाइज।